बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 जुलाई साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायत नवाज है कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। मौज़ूआत की तरफ आते हैं। यार ये हमारे लोगों को इस पे भी इतराज है। किस पे? ये जो मैंने अभी फिक्रा बोला है, लोगों का क्या है? दादाजी मेरे इंट्रो पे भी इतराज है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं इंट्रो बहुत खूबसूरत है। आप किसकी मानो? अब मैं तो जो है ना वो पयन जल्दी जनाल खबरें शुरू कर दे। ANI सुने बड़े साहब कल पूछन गए सा किसको क्या जुगत भैन मैं पहले डिलीट कर चुके हैं, मैं ट्वीट नहीं किया। मैं कहा चलो दादा पुत्र शो में करेंगे। बड़े साहब पूछन गए सर 20 किलो राणी सनाउल लाली बनाई कि मेसा जी। नहीं, कौन किससे पूछ रहे? क्या था नाम लेके बताए ना यार वो समझते नहीं, वो बच्चे नहीं ने। अच्छा, वधे साहब सब अच्छा। तो वधे साहब जेड़े ने किससे पूछने गए? वो एंटी नारकोटिक फोर्स ANF के हेड ऑफिस गए थे, दौरा फरमाया उन्होंने, और वो उन्होंने मंशियात के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जिस तरह उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, उस तरह मंशियात के खिलाफ। इसका मतलब है इसमें से पैसे निकलने हैं। यार पहले अमेरिकन आप ही ले जाते सी ना, समझिया कर। अब ना उनका कोई जहाज है ना जेट है ना B-52। भाई आपका क्या ख्याल है? B-52 ने तो जितने बम मारने थे 9/11 को मार दिए 2001 में। सही है, समझा करें ना। उसके पास B-52 की कर रहे थे, जबकि दुनिया की पूरी मंशियात का 85% अफगानिस्तान से जनरेट हो रहा था। 2001 से लेके 2020 तक ये रिकॉर्ड है कि दुनिया की टोटल मंशियात का 85 से 90% जो है वो अफगानिस्तान से जनरेट हो रहा था। कुछ समझ आई? और B-52 उड़ के जाते थे तो अब गए चले, तो अब हमें बड़ा सख्त पहरा देना पड़ेगा भाईजान। दादाजी लेकिन इससे पहले एक बंदा तो लेकिन सर मैं पूछना चाह रहा कि राणा सनाउल्लाह कहता 20 किलो आई कितों सी? मैं नहीं कह रहा, राणा सनाउल्लाह कह रहा वो तो फैसलाबाद दा और फैसलाबाद की तो पता जुगत ही मशहूर है। तो वो कहना जी पहले दसो 20 किलो ले आंदी कितों है? अच्छा, मेरे इस पे इतराज है, 500 ग्राम से ज्यादा आपके पास? क्योंकि कोई वीडियो आप पेश नहीं कर सके, ठीक है, कोई सबूत पेश नहीं कर सके, जान अल्लाह को नहीं दे सके। ज़ाहिर किसी शैतान को देगा ना, ये जो जान अल्लाह को देने वाला ये काफर जो है, मैं अब क्या कहूं, ये किसी शैतान को जान देगा, क्योंकि अल्लाह को अगर जान देनी थी तो अदालत में सबूत पेश करने थे। झूठ बोला, और साथ में वर्दी में बैठ के मलिक साहब ने भी झूठ बोला, नहीं कुछ भी सबूत अदालत में अब तक पेश कर सके। तो फिर तो यही पूछना बनता है ना सर 20 किलो बनाई कि मैसा जी, ये वो आई कितों सी? चलो बनाई कि मैंने जरा सख्त हो जाता, आई कितों सी? एवं यार तुम आज मैं ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाती हुई, इसको कंट्रोवर्शियल मौजूआत नहीं होंगे। नहीं, यहाँ पे एक सवाल है दादाजी, 500 ग्राम से ज्यादा अगर आपके पास मंशियात निकलती है ना तो सजाए में होता है। 1 किलो निकला है तो भी सजाए में होता है, 20 किलो निकले तब भी सजाए में होता है। तो 20 किलो डालने की जरूरत क्या थी? किलो डाल देते, पर्पस तो सेम है ना। वो उसने कहा कि वो तेली से सर पे कोलू, उसने मुहावरा ही नहीं बनया, जुड़िया ही नहीं। उन्हें कहा वजन थले आके तो मरेगा ना। ये वो वाली पार्टी है कि 20 किलो राणे सनाउल्लाह चुकनी पड़ेगी ते लगणगे ना, उन्हें पते लगणगे। एक बंदा UN के अमन मिशन पे कांगो में तैनात था। मैं कह रहा हूं मैं प्रोग्राम से वाकआउट मैं प्रोग्राम से ही वाकआउट कर, मैं नहीं पाई, मैं पाया बात तो सुने। और जिन्नी गुस्ताखी उस साहब पहले वाली गुस्ताखी बर्दाश्त कर लें जी मैं कर ली, वही बड़ी है। तो हुण कांगो टुर पे UN कहता है कि उस पर स्मगलिंग, वो सोने की स्मगलिंग हम करते ही नहीं, उसका जिक्र ही नहीं करते, खबरें पढ़ो। ANI नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया जो है उसने खबर दी कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खुदा न खास्ता विड्रॉ किया जाना है।
जाएगा। विड्रॉ होने जा रहा है। मैंने अंग्रेजी बार बार पढ़ी उसकी, हालांकि उससे यही उर्दू तर्जमा यही निकलता है, लेकिन इंडियंस ने उसका उर्दू तर्जमा किया कि विड्रॉ हो गया है, अच्छा, डन, हैज बिन डन, हालांकि वो उसमें नहीं लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा है कि बस ये जो यूरोपियन यूनियन का इजलास होने लगा, ये ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी और वो जो स्टेटस है वो विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त केस है। ठीक है, अब मैं तो ANI की खबर को भाईजान डिनाई करते हुए तो अंदर से कांपता ही हूँ, क्योंकि इनकी खबर हम डिनाई करने लग जाते हैं, वो खबर दुरुस्त साबित हो जाती है। FATF के केस में हमने ये देखा। सिंपल इज दैट। मैंने वैसे पे डिटेल वीलॉग कर दिया, आप वो देख लें। तो बहरहाल फिर दफ्तर खारजा ने हमारे ये पढ़ना, अपने दफ्तर खारजा ने उसका डिनाइल जारी किया है भाई, और पहली दफा हुआ है कि इस तरह की खबर के ऊपर हमारा सरकार बोली है, वरना सरकार भी नहीं बोला करती, चुप कर जाया करती। ठीक है, मुंह पे सवाब मल के बह जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। ANI से आगे बढ़े। ANI से आगे बढ़े। सऊदी अरब के वजीर खारजा साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हो गए, थे। चले गए। एक सुप्रीम जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी दोनों मुल्कों के दरमियान। बाजार तो उन्होंने कहा कि जी मैं उसके लिए आया हूं, लेकिन और जो पिछला दौरा था इमरान खान के, उसके फॉलोअप के लिए आया हूं, लेकिन जो अगर हम डॉट्स जोड़ें, और डॉट्स ये हैं कि अशरफ गनी ने रिक्वेस्ट सऊदीज के ज़रिए भिजवाई नवाज शरीफ को कि इनको मिल लें, वो मुलाकात हो गई, और मुलाकात के बाद सऊदीया का वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे शाहिद खकान अब्बासी ने कह दिया कि जी ये मुलाकात जो थी नवाज शरीफ के साथ, ये 5 माह पुरानी रिक्वेस्ट थी अशरफ गनी की तरफ से, उसके तहत हुई है। ठीक है, ये डॉट्स मिलाएं जरा, कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आ रही। सेंसिटिव होते हैं खारजा के मामला, बस अगर कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। कनेक्टिविटी बन रही है, जुजाफे कल गया। जुजाफे के लिए अगे साड़ी को मोड़ने को तैयार नहीं, कोई गल नहीं सुनता पे। अच्छा, आहो, तो वो पहले कौन सा सुन रहा है, उसमें खबर क्या है? पहले टके टोकरी है, पीछे पैसे फाड़ बैठे हैं ना। आपको पता है, हमने फिर सुपारी पकड़ ली अफगानिस्तान की। अच्छा, हम घूम के फिर 9/11 पे, 1979, 1982 पे और 1956 पे वापस चले गए। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह हम पूरी तरह कोशिश करके, अपना गलमा फाड़ के, अपने कपड़े फाड़ के जो है वो अपने घर के अंदर जो है वो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि अमेरिका बहादुर किस तरीके से आ जाए। पिंडा चौधरी आएगा तो कोई पैसे दे के जाएगा, तो फिर हमने घेर लिया उसको, कहा जी खादम आपको तालिबान डिलीवर करते हैं, आप हमें मौका तो दें। यही हमने 1982 में कहा था, यही हमने 1958 में कहा था। हाँ, वो यूब खान वाली बातें आजकल सोशल मीडिया। अयूब खान साहब वाली बातें जो हैं वो फिर हमें, फिर आपको पता है, मैंने इस पे व्लॉग कर दिया जी, वो देख लें जरा। तारीख के ये वो हकायक हैं जिनको हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं कि किताब तो वो ले जाते हैं ना जी उठा के किताब लिखी जाए। अब देखिए ना, असलम बेग मिर्जा साहब की किताब नहीं मिल रही मार्केट में से, मैं 2 दफा पूछवाया पार्टी ने, तो असलम बेग साहब को डायरेक्ट अप्रोच कर लेते हैं। नहीं, बेग साहब जो है वो मेहरबान है, वो तो अपने साइन के साथ भिजवा देंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार। मतलब किताब अगर कोई मुल्क में छापी गई है तो खरीद लेनी चाहिए, लेकिन वो किसी बुक स्टॉल से मिल नहीं पा रही। ठीक है, ये साकब नासूर के संबंधियों ने तो फिरोजसन वैसे ही बंद कर दिया, तो वरना फिरोजसन से मिल जानी थी। तो अब देखें, खैर जितने भी बाबे हमारी जवानी में या लड़कपन में या यूनिवर्सिटी के दिनों में बुक स्टॉल चलाया करते थे, वो बाबा एक एक करके फौत हो गए जी। ठीक है, हाँ, और कई बाबे ये बुक स्टॉलों वाले बड़े पढ़े लिखे बाबे होते थे, और वो बाबे एलिवेट हुए और वो बड़े लर्नर बाबे होते थे। क्लासिक्स वाला बाबा जो है ये भी बड़ी कमाल की चीज, ठीक है ना, बेचारे के साथ बहुत सुथरी हुई है। जितने भी हम जैसे इस्लामिस्ट थे ना, वो जब भी मुजाहरा करते थे वो इसको रूसी गद्दार रूसी एजेंट करार दे के ना क्लासिक को आग लगा दिया करते थे। मतलब 2-1 दफा तो हमने भी देखा यार, ज्यादती थी यार, ये बहुत गलत था और गलत है। लेकिन वो बाबा भी बेचारा डटा रहा, और आखिरी उसकी हसरत यही थी कि मेरी हसरत है कि पाकिस्तान में किताब छपे और वो किताब पढ़ी जाए। और नहीं जनाब, पढ़ती है कौन? ये हम जो ड्रामा करते हैं यहाँ पे आके, ये क्यों हमने ड्रामा शुरू किया?
वो इसीलिए शुरू किया है कि ये कौम तमाशबीन है, नहीं पढ़ती भाईजान, लिखा हुआ लफ्ज नहीं पढ़ती, पढ़ के सुन जरूर लेती है। तो हमने कहा चलो सुना के आते हैं, अब रहना जो है जहां पे तो इसको सुनाते हैं। ठीक है, खबर हमारी जो छपती थी वो 500 नहीं तो 1000 मरतबा पढ़ी जाती होती थी, ये कुछ 10,000 लोग सुन लेते हैं जी। इसका मतलब है बलाग ठीक है। हाँ, बेहतर है, बेहतर है, ठीक हो गया। किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को ये कहना चाहिए जो इमरान खान साहब ने कहा? ना किसी मुल्क के वजीर आजम को ये कहना चाहिए, ना वो करना चाहिए, और ना उसको मुसल्लत करने वालों को ये करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। कहते हैं लिहाजा मैं ये उसकी खबर सुननी ही नहीं। चलो फिर ठीक है। ये इकॉनमी का प्रोग्राम है, ये कोई मुज़ाहिया प्रोग्राम थोड़ी है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, 7% पे शरह सूद बरकरार। और वो जो है वो अपना मिस्र का दरामदी जो है रजा बाकर, हाँ दगड़ दगड़, वो कहता है कि दगड़ जनाब- दगड़ क्या है? अगला लफ्ज समझ देना। बड़े दादर शराब क्या दगड़ दगड़। ओ यार, हमारे लिसनर जो है ना जितने को भी हैं, जेड़े को 8-10 हजार बच गए हैं ना, ये बड़े मेच्योर लिसनर है, ये इशारा समझ जाते हैं। तो वो जो मिस्र का दरामदी है वो कहता है कि जी महंगाई अब भी ज्यादा है। किस दिन? अफराते ज़र से महंगाई अब भी ज्यादा है, और सॉरी ये जो शरह सूद से अफराते ज़र अब भी ज्यादा है, यानी वो अपनी कारकर्दगी बनाने में हुकूमत को रगड़ गया। शरह सूद 7%, महंगाई 11.5%, वफाकी इदारे शुमारियात कहता है। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे एक आयशा नामी शमीम नामी खातून जो थी, उसको नवाज शरीफ की बेगम डिक्लेयर करके, नवाज शरीफ साहब की वालदा डिक्लेयर करके, यार देखो एमपीए रही है, कोई इजलास अटेंड नहीं किया, नून लीग दी एमपीए तनख्वाह लेंदी रही। वो शमीम बेगम जो थी वो बुशरा बीबी अल मारूफ इमरान खान साहब की सेकंड वाइफ, ठीक है, थर्ड वाइफ, हमने भूल गए, उनकी पहले खामद में से समंदन थी। यार ये नहीं पाकिस्तान में नए रिश्ते समझ आ रहे, पहले खामद में से तीसरी बीवी, पहले खामद में से दूसरी समंदन, ये क्या है? मतलब आप ऐसे कह ले, खाबर मानेका के और बुशरा बीबी के एक जो बेटी थी वो अता मानेका साहब की बहू बनी, और अता मानेका साहब जो कि मिनिस्टर रहे हुए हैं पंजाब में, ये उनकी बेगम साहिबा थी। अब समझ आ गई? अच्छा जी। यानी इन अ वे वो यूथियों की अद्धी अम्मी तो हुई ना। यूथियों ने पूरे जहान के अंदर उसकी तस्वीर लगा के उसका वो रगड़ा निकाला। और ये भला किसने कार्रवाई डाली थी? ये एक न्यूयॉर्क में बैठे हुए अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजम यूथिया ने कार्रवाई डाली थी, और उसको इस्लामाबाद में असाइनमेंट मिल गई इसके ऊपर। इसके ऊपर उसको असाइनमेंट मिल गई। मजहूलुल कौम है ना, ठीक है ना। तो जिस तरह के बेचने वाले उसी तरह के खरीदने वाले, तो उन्होंने उसको एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे लगा दिया, डम 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 डम। रज़ा बाकर हुकूमत को रगड़ गया। रज़ा बाकर जो है वो अपनी गलती का जवाब जो है वो हुकूमत की जवाब में, बहुत अलग। महंगाई से तो नीचे है ना हमारा शरह सूद, तेरा मतलब मामा महंगाई से ज्यादा है। महंगाई डबल डिजिट से नीचे नहीं आ पा रही, 9% तो नहीं आ पा रही, 10%, 10.5%, 11% पे महंगाई टिकी हुई है। और इस माली साल का ये पहला महीना है मेरा ख्याल है, इस कैलेंडर ईयर के 7वें महीने के अंदर भी महंगाई जो है वो डबल डिजिट से कम नहीं हो पा रही। खतरनाक बात है, खौफनाक बात है। आम बंदे की जिंदगी जो है वो कतरा कतरा मौत में कन्वर्ट होती जाती है, ठीक है ना। वो बहुत सारे ईद के ऊपर जब हमने गोश्त बांटने के लिए मुख्तलिफ ऐसी फैमिली से रब्ता कायम किया, ज़ाहिर है आप जाते हैं जब तो या फ़ोन पे रब्ता करते हैं तो 2 मिनट हालचाल तो पूछना होता है। तो ये एक बात बड़ी कॉमन आई, ठीक है ना। अक्सर फैमिलियां जो हैं वो 3 से 2 खानों पे आ चुकी जी, नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2, एक फैमिली जो है उनके एक बुजुर्ग जिनको के पहले वो शहबाज शरीफ ने स्कीम शुरू नहीं की थी कंपनी को कि हम आपको 10% देंगे, बाकी 90% आपकी डोनेशन और मरीज को घर में दवाई जाएगी, वो महंगी दवाइयाँ कैंसर वाली। अच्छा, वो बंद कर दी ना इन्होंने 10% ही नहीं दिया, ठीक है। तो वो बेचारों को कंपनी ने 90% नहीं दिया, तो वो दवाइयाँ बंद हो गई। तो उसके बाद उन्होंने दवाई ही नहीं खरीदी बेचारों ने कोई। वो मरीज बहुत चीखता चलाता है तकलीफ के बायस। बहुत इस तरह के बहुत सारी फैमिलियों से, मतलब दर्जन एक के करीब 7 दर्जन एक इस तरह की फैमिलियां आपको टक्कर जाएं तो आपकी ईद तो गुजर गई ना जी, ठीक है ना, सैड हो गए। तो दुख हुआ
ये होती है लम्हा लम्हा मौत मुआशरे के अंदर। मतलब कम से कम यार उस बंदे को मौत तो सुकून की आ जाती, कैंसर का मरीज जो होता है वो सुकून की मौत, लेकिन नहीं तड़पा तड़पा के मारना है उसको, तड़पा तड़पा के मारना है। मैं इस तरह के किसी बंदे को याद नहीं दिलाता, क्योंकि मीडिया यलगार के नतीजे के अंदर वो गुमराह कर दिए गए थे, ठीक है ना। दुखी हो जाता हूँ। अगली खबर इससे ज्यादा दुखी है। नाज़रीन इकराम, एक के बाद एक जो है मामला बिगड़ते चले जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तानी चावल की दरामदाद भी रोक दी। यार वो बुनियादी तौर पे ये जनवरी में मामला हुआ था, जनवरी से ये मामला चल रहे हैं। हमारी फ़िश की और चावल की दरामदाद जो हैं वो रुकी हैं और उनके अंदर कोरोना के निशानात पाए गए हैं। अच्छा, कोरोना के निशानात कहाँ पाए गए हैं? कोरोना के निशानात बोरी के निचली साइड पे पाए गए हैं। वहाँ से उन्होंने स्वाब लिया होगा, टेस्ट लिया होगा। अब आप वो मुझे मोबाइल पकड़ाओ अपना जी। मजदूर जो होता है ना सामीन कराम, वो जब उसको बोरी उठवाई जाती है तो वो बोरी ऐसे उठाता है, ठीक है ना। वो बोरी इतनी सारी होती है तो बोरी के निचले हिस्से में उसका इंटरेक्शन हुआ होगा ना जी। तो आप अंदाजा करें उस बेचारे का जो कोरोना के होने के बावजूद भी बोरी उठा के मजदूरी कर रहा होगा। एक तो ये बात ज़हन में रख लीजिए। वो फैक्ट्री के अंदर कर रहा था, वो बंदरगाह पे कर रहा था, वो जो है वो कहीं पे कर रहा था, मेरा मतलब है कर रहा था वो बेचारा। हाँ, मजदूरी कर रहा था वो, ठीक है। तो दो नुकसानात हुए। एक तो वो बेचारा, अल्लाह करे वो सरवाइव कर गए हों वो मजदूर बेचारे, ठीक है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स रुक गई। असल दुख ये नहीं है, असल दुख ये है कि जब वो कंसाइनमेंट रिजेक्ट होके आई हैं तो उनको यहाँ पे कराची पोर्ट पे रोक लिया गया और 22 लाख उन्हें डैमेज ठोक गया। बिल्कुल सही है। वो जो एक्सपोर्टर थे वो कह रहे थे अल्लाह का नाम है यार, हम आपसे कोई रायत नहीं मांग रहे, ये हमारी कंसाइनमेंट आई है, इसको जो गिवन टाइम जो होता है 1 हफ्ते का, मेरे ख्याल 10 दिन का होता है कि अगर आपकी कंसाइनमेंट पड़ी रहे तो उसका डैमेज नहीं पड़ता, आप उसी टाइम के अंदर उसको रिलीज कर दीजिए, हम अपनी प्रोडक्ट रिसीव कर लें। नहीं, उसको खड़ा रखा गया, उसको रोका गया। कस्टम वालों ने अपनी हरामखोरी फरमाई, ये जो दूसरे हैं उन्होंने अपनी की, दूसरों का तो नाम नहीं लिया जा सकता, दूसरों ने अपनी की। नतीजे के तौर पे उन्हें वापस फी कंटेनर 70 लाख का कंटेनर था भाई, ठीक है, उसमें से 23-24 लाख रुपए बचना था। 70 लाख से 1 करोड़ का कंटेनर था, उसमें से 70 लाख मतलब 23-24 लाख रुपए बचना था। वो 23-24 लाख नहीं बचा, उल्टा ठुका, 20-22 लाख की ठुक गई। ये है टोटल कहानी हमारे एक्सपोर्टर की, ठीक है ना। तो मतलब कि अब चूंकि यहाँ पे उन्होंने वो चावल बेच लेने हैं तो वो ये भी नहीं कह सकते, यहाँ पे अक्सर हमारे एक्सपोर्टर ये करते हैं, यार समंदर में फेंक दो भाई, हम इसके वाली वारिस नहीं है, ठीक है ना जी। इस मुल्क में बिजनेस करना, लेकिन ये है ट्रेजेडी असल में, नामुमकिन बनता जा रहा है यार। वो उसकी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गई है, वहां से कोई सस्ता जहाज मिल रहा है उन्होंने अफ्रीका तोड़ दियो, ठीक है ना जी। यार जिस तरह बाज रूटों के ऊपर बहुत कम रेट है कंटेनर का ना, जैसे लाहौर से सॉरी कराची से अगर आप कोलंबो बुक करवाते हैं $20 के अंदर कंटेनर पहुंच जाता है। इतना कम? 2000 इतना तो बस भी नहीं लेके जाती। बस वो पता नहीं क्या वजह है, वो शायद को खाली कंटेनर जाने होते हैं। हेमंड टोटा के ऊपर बहुत बड़ी बंदरगाह है, ट्रांसशिपमेंट के अंदर ज़रूरत होती है तो वो कंटेनर खींच रहे होते हैं दुबई वालों से, तो कंटेनर उधर जाता है तो वो बहुत कम टैरिफ लगाते हैं, ठीक है, शायद ये वजह होती है। जिस तरह लाहौर से कराची का किराया कम है और कराची से दुबई सस्ता पड़ता है। हाँ जी, ये भी एक वजह ना। जी 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 जी, लाहौर से कराची का दुनिया के सबसे महंगे किराए हैं पाकिस्तान में जमीनी सफर के, ठीक है ना। और दुनिया का रेलवे जो है वो हमेशा सड़क के सफर को बैलेंस करता है, लेकिन हमारा रेलवे भी टन के रेट लगाता है कि न्याजी वाले कितने पैसे ले रहे हैं, कैलकुलेशन हो रही है रेलवे हेडक्वार्टर में बैठ के, वो जी न्याजी वाले 2.25 लाख रुपया कंटेनर का ले रहे हैं, अच्छा तो 1.5 लाख लगा देते हैं। हालांकि अगर इंडिया में झांक के देखें तो अद्दो आध का फर्क होता है, बिजनेस नहीं करने देना, अद्दो आध का फर्क है उनका। जो मुंबई से जो कंटेनर मूव करता है इधर को दिल्ली को, मुंबई के मुंबई नहीं मुंबई बम्बे, हाँ
मुंबई से जो मूव करता है दिल्ली को, दिल्ली को तो समुद्र ही नहीं लगता, दिल्ली कहाँ से आ गया? यार मैं बाय रोड की बात कर, अच्छा अच्छा, हाँ बाय रोड के, ठीक है। वो अगर सड़क के जरिए आए और रेल के जरिए आए तो मेरा जो इल्म है पुराना हो गया, वो अद्दो अद का फर्क होता है, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया। बहुत अलग। दादाजी एक बंदे से बात हुई, वो क्यों? भी इसी तरह, वो भी एक्सपोर्टर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में था ना, हम्म। दुखी बैठा था। हम्म। उसने कहा यार हमने इस मुल्क में बिजनेस की कोशिश की और हम जो है वो रुसवा हो गए। ज्यादा बेहतर नहीं है कि जो इस मुल्क में असल काम है, प्लॉट खरीदें, साल बाद वो वैसे ही 25-30% छोड़ जाता है, वो आहो, काम कर लिया जाए। वो काम कर लिया जाए। बिजनेस ने 12-15% देना है, हाँ प्लॉट 25-30% दे देता है। हाँ, वो कहते हैं वो ज्यादा फायदे का है। हाँ बिल्कुल जी, सही। समेटिए गुफ्तगू को, टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया जी, वो है, ऐसे खबरें शुरू नहीं की थी। कल पढ़ेंगे चलो बाकी चलो इंशाल्लाह। ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता आमीन करे। दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।